तो यहाँ शुरुआत हम इस श्लोक से करते हैं कि हम भारत के उन सभी प्राचीन काल के सभी महान स्थपति, सूत्रग्रही, वर्धकी और तक्षक, इनके चरणों में हम शत-शत नमन करते हैं, क्योंकि इन सभी महान लोगों के बिना ये वास्तु निर्माण का कार्य हो नहीं सकता। अब स्थपति का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट। आज की भाषा में उसे हम मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट कहेंगे, जिसको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सभी प्रकार का नॉलेज होता है। तो उस व्यक्ति को स्थपति ये पद दिया जाता है। ये वर्ड जो है वो साउथ इंडियन वर्ड है स्थपति। नॉर्थ इंडिया में इसे शायद राजमिस्त्री कहा जाता है, या शिल्पकार कहा जाएगा, या शिल्पी कहा जाएगा, और दक्षिण भारत में ये स्थपति इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है सूत्रग्रही। यहाँ देखिए मेरा ये कर्सर जो घूम रहा है उसे सूत्रग्रही कहेगा। तो सूत्रग्रही का मतलब जो प्लान कागज पर निकाला जाता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला, यानी जमीन के ऊपर लेआउट डालने वाला जो होता है उसे सूत्रग्रही कहा जाता है। और फिर उसके बाद आता है तक्षक, सॉरी वर्धकी। वर्धकी का मतलब होता है कारपेंटर। ये यहाँ ऊपर राइट साइड में आप फोटो देख रहे हो, तो दैट इज ए कारपेंटर। अब ये कारपेंटर क्या करेगा, तो लकड़ी को तराश कर कंस्ट्रक्शन में उसका उपयोग करेगा। और तक्षक, तक्षक जो है वो पत्थरों को तराश कर कंस्ट्रक्शन में उसका उपयोग करेगा, शिल्प बनाएगा या पत्थरों की दीवार बनाएगा। जो पत्थर से रिलेटेड काम रहेगा वो सारे तक्षक करेगा। और इन तीनों के ऊपर कंट्रोल जो रहता है वो स्थपति का होता है। ठीक है, स्थपति वो सबसे मेन पद होता है, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्किटेक्चरल स्टैब्लिशमेंट, इस तरह का ये पद दिया जाता है स्थपति को, सबसे ऊंचा पद। तो इनके चरणों में हम शत-शत नमन करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो वास्तुकला में अपना योगदान दिया है, उस योगदान की कोई तुलना नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये वास्तु का जो टॉपिक है ये कला के क्षेत्र का टॉपिक है, ये कंप्लीटली कला है। तो इनकी कला से ही ये वास्तु जो है आगे आगे आया हुआ है। अब उसके साथ हम डॉक्टर स्थपति सर के भी चरणों में शत-शत नमन करते हैं। इनके लिए एक छोटा सा ऑडियो मैं शुरू करता हूँ। गुरु की स्तुति, गुरु की महिमा, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नए लोगों को देता हूँ कि सर का जो जीवन काल है वो पूरा इसी वास्तु से रिलेटेड कामों में गया हुआ है। मतलब सर का खानदान यानी परंपरा जो है ये इसी क्षेत्र से रिलेटेड थी, शिल्पकारी से। और सर भी जब अपने यंग स्टेज में थे तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर बोलकर लग गए थे, बाद में उन्हें प्रिंसिपल का पद मिल गया था। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के सर प्रिंसिपल हुआ करते थे मामलापुरम इस गांव में। चेन्नई से थोड़ा सा आगे 40 किलोमीटर पर मामलापुरम गांव है, तो वहां गवर्नमेंट का कॉलेज है। तो उस कॉलेज के सर आर्किटेक्ट बोलकर रिटायर हुए हैं, सॉरी प्रिंसिपल बोलकर रिटायर हुए थे गवर्नमेंट सर्विस से। तो जब उनको गवर्नमेंट सर्विस थी तो उन्होंने उनके पद का उपयोग करते हुए वास्तु पर बहुत रिसर्च की, और गवर्नमेंट ने भी उनको फुल सपोर्ट किया उस रिसर्च में। तो उनके रिसर्च के लिए गवर्नमेंट ने उन्हें विदेश दौरे भी करवाए, जिसमें उन्होंने वास्तु के ऊपर जो मयान कल्चर है उस पर ज्यादा रिसर्च की, और मोस्टली मैथमेटिकल पार्ट ऑफ वास्तु पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था, जो आज कोई नहीं करता है। किसी को ये मैथमेटिकल पार्ट पता नहीं है। हर कोई इसमें संभ्रमित ही रहता है, मैंने कंफ्यूज ही रहता है कि ये मैथमेटिकल पार्ट करे तो कैसा करे। तो उस पार्ट पर फोकस करके सर ने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से उसको दुनिया के सामने रखा, यानी लोगों को सिखाया। तो
गवर्नमेंट के भी उनको जो काम मिलते थे उन कामों में से एक बहुत महत्वपूर्ण काम उनके लाइफ का है। ये आप बाजू में लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टैचू देख रहे हो, ये पूरा पत्थर से बना हुआ है, ब्लॉक्स बनाकर ही जोड़ा गया है, बट ये पत्थर का है। कन्याकुमारी के तट पर है ये, और इसी के सामने स्वामी विवेकानंद मेमोरियल है। तो स्वामी विवेकानंद मेमोरियल ये इनके जीजाजी ने बनवाया था, और ये जो संत तिरुवेल्लुर नाम के एक संत होकर गए हैं तमिलनाडु के, तो उनका स्टैचू, गवर्नमेंट का काम है ये, उनका स्टैचू सर ने खड़ा किया। तो ये काम जब हुआ था, उसके एक दो साल के बाद चेन्नई में सुनामी आई थी, बहुत बड़ी सुनामी आई थी, और काफी सारा नुकसान भी हुआ था चेन्नई शहर का। लेकिन इस स्टैचू को कोई हानि नहीं पहुंची थी, क्योंकि यहाँ देखिए, ये समुंदर की लहरें इस स्टैचू के सर के ऊपर तक जा रही है, फिर भी इस स्टैचू को कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, और ये स्टैचू जैसे को वैसा ही खड़ा रहा उतने सुनामी के कहर के बाद भी। तो गवर्नमेंट ने जो है इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, और उसी के साथ साथ शिल्प गुरु का भी सम्मान किया गया। तो भारत में ये एकमेव ऐसे व्यक्ति है जिन्हें वास्तु के फील्ड में रिसर्च करने के लिए तथा उस आधार पर काम करने के लिए सम्मानित किया गया है भारत सरकार की तरफ से। ये एकमेव व्यक्ति है, अभी तक किसी भी दूसरे व्यक्ति को ये मान सम्मान सरकार ने नहीं दिया। तो इसलिए मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि इनके हाथ के नीचे बैठकर, वहां रहकर, इनके साथ घर पर मुझे सीखने का अवसर मिला। अभी आपने फोटो में ये सारी चीजें देखी कि हम वहां पर उनके साथ बैठकर ही ये वास्तु का काम, यानी वास्तु का नॉलेज सीखे हुए हैं। तो उनका सिखाने का तरीका मतलब पूरी तरह से मैथमेटिकल था। कोई ऐसी दंत कथा वगैरह कुछ उस पर वो भी बिलीव नहीं करते थे, और सिखाते भी नहीं थे। भले उनके किताबों में वो नाम आपको दिखेंगे, बट वो समझाने के लिए दिए गए हैं, एक्चुअल में उसका कोई रोल नहीं रहता है। ये उन्होंने ओरली हमें सिखाते समय कहा था। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ता हूं। ये जो हमारी सृष्टि है, जिसको हम सदृश्य या अदृश्य ब्रह्मांड कहते हैं, सदृश्य और अदृश्य। तो इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहा जाता है। इसमें जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहा जाता है, जिसको ना तो कोई मिटा सकता है और ना ही इसका उगम कोई कर सकता है। यानी ये स्वयंभू है। ये, इसको हम, इस ऊर्जा को स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू मतलब खुद निर्मित हुई हुई, खुद के इच्छा से ही ये बनी हुई है। तो आज का फिजिक्स भी यही कहता है कि ये जो ध्वनि ऊर्जा है, जो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में पूरी तरह से व्याप्त है, दैट कैनॉट बी क्रिएटेड, दैट कैनॉट बी डिस्ट्रॉय। ये फिजिक्स का स्टेटमेंट है कि साउंड कैनॉट बी क्रिएटेड एंड साउंड कैनॉट बी डिस्ट्रॉय। अब वास्तु जो है वो इसी ऊर्जा के प्रति बात करता है। वास्तु में जो ऊर्जा का हम हमेशा बार बार उल्लेख करते हैं कि इसमें ऊर्जा होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, अलग अलग ऊर्जाएं होती है, वगैरह वगैरह। लेकिन उन उन ऊर्जाओं को पता नहीं होता कि उनको क्या कहे। तो इसलिए उस ऊर्जा को सिर्फ साउंड एनर्जी ही कहा जाता है, बाकी उस ध्वनि ऊर्जा या शब्द ब्रह्म ये कहा जाएगा। बाकी उसके अलावा उसका कोई ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना उकार है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक ऊर्जा है, और उसको ध्वनि ऊर्जा ही कहा जाता है। और इस ध्वनि ऊर्जा के साथ कनेक्ट अगर आपको करना है, यानी इस परम ध्वनि ऊर्जा से अगर जुड़ना है और उसका लाभ उठाना है, तो दो मार्ग है, दो मेन मार्ग है। उस दो मेन मार्गों में से अलग अलग फिर बाद में रास्ते आपको मिल सकते हैं, बट ये दो मेन मार्ग है। उसमें से पहला जो मार्ग है वो है ध्यान धारणा का। अब इस ध्यान धारणा की कैटेगरी में फिर पूजा अर्चा आती है, नाम स्मरण आता है, मंदिरों की विजिट्स आते हैं, हर चीज वो उसमें आ जाती है ध्यान धारणा में, यानी योगासन वगैरह वो सब आ जाता है। तो ये एक रास्ता है
जिससे हम अपने शरीर के अंदर की ध्वनि ऊर्जा को उस परम ध्वनि ऊर्जा के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये जो लोग ऐसे कनेक्ट होते हैं उस परम ध्वनि ऊर्जा के साथ, तो ये लोग वास्तु को बिल्कुल नहीं मानते। ये ना तो ज्योतिष को मानते हैं, ना वास्तु को मानते हैं, और ये खुलेआम बोल देते हैं कि ये वास्तु वगैरह सब पाखंड है, ज्योतिष पाखंड है, इसके चक्कर में मत गिरो, अपने आप को कनेक्ट करो उस परम आत्मा से, उस परम ध्वनि से अपने आप को कनेक्ट करो, ऐसा ये सलाह देते हैं ये लोग। आपने देखा होगा, रामदेव बाबा है और 2-3 बाबाओं का मैंने एक वीडियो भी बनाकर डाला था कि ये लोग जो बोलते हैं वो बिल्कुल सच बोलते हैं, कोई कुछ झूठ नहीं बोलते हैं वो। क्यों क्यों मैं ऐसा कहता हूं? क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के ऊर्जा को कनेक्ट कर चुके हैं वो। अब जो सामान्य लोग रहते हैं, जिनको ये टेक्निक नहीं आती है, या यूं कहिए उनके पास वो समय नहीं रहता है अपने लाइफ के संसार के गाड़े को चलाते हुए करने में, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर अन्य रास्ता अपनाते हैं। और उसमें से जो दूसरा जो रास्ता आता है, वो दूसरा रास्ता आता है वास्तु का। क्योंकि ये वास्तु भी जो है एक जरिया है, ये मीडिया है जो उस सुप्रीम साउंड एनर्जी के साथ आपके अंदर की साउंड एनर्जी को कनेक्ट करवाती है। ये मीडिया है ये। अब यहाँ एक वीडियो में मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये मीडिया है। देखिए कि यहाँ इस व्यक्ति की ध्वनि तरंगे और घर की ध्वनि तरंगे अगर मैच हो जाती है, तो ये ऊर्जा बहुत लाभदायक आपको देती है। यानी वास्तु की जो ऊर्जा है ना, वो आपको हर मुसीबत में लाभ देती है। लाभ देती है मतलब कैसा है कि आपके जीवन में चढ़ उतार तो आएंगे ही आएंगे, ये 100% फिक्स है, क्योंकि उसी को लाइफ कहेंगे। तो उन चढ़ उतार में आपके सोच को स्टेबल बनाती है, उन उलझनों को सुलझाने की शक्ति आपको देती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको एग्जाम में एक सपोर्ट मिलता है। ये जिंदगी जो है एक एग्जाम ही है, उसमें चढ़ उतार आते रहते हैं। हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग रहता है, तो उसको सॉल्व करने की जो एक क्षमता है, जो शक्ति है, वो हमारा ये वास्तु देता है। क्योंकि हमने क्या किया है, खुद की साउंड एनर्जी को वास्तु के माध्यम से कनेक्ट किया है। अब माध्यम अगर बीच में आता है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रोपोर्शन भी होना चाहिए। ये सिंपल सी, यानी एक बहुत ही सरल लॉजिकल बात है कि अगर आप कोई मीडिया बीच में रखते हो, तो उस मीडिया का प्रमाण भी होना चाहिए, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, रेशो, प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक सिंपल उदाहरण बोलता हूं कि अगर आप बिजली घर में पैदा होने वाली बिजली को डायरेक्टली घर में एंटर करवाते हो, यानी उसको डायरेक्टली कनेक्ट करवाते हो, तो सारे उपकरण जल जाएंगे। तो उसके लिए आपको बीच में एक ट्रांसफार्मर डालना पड़ेगा, सबस्टेशन डालना पड़ेगा। ये मीडिया होते हैं बीच के, और इसके प्रमाण फिक्स कर किए जाते हैं कि यहाँ से ये बिजली कितनी कन्वर्ट होके आगे बढ़ेगी बोलकर। तो ये सेम वास्तु जो है, ये ऐसा ही एक काम करती है कि ये आपके नक्षत्र के साथ, यानी आपके ध्वनि तरंगों के साथ कितनी ध्वनि तरंगे इस सृष्टि की लाभदायक होगी, उसका ये मीडिया जैसा रोल प्ले करती है। अब आगे बढ़ता हूं। अब हम बढ़ते हैं। अब जब वास्तु की बात आती है, तो सबसे पहले जो प्रकार आता है वो है वास्तु पुरुष का जन्म। ओके, वास्तु पुरुष का जन्म, इसके बारे में सभी ने ये कथा सुनी होगी कि वास्तु पुरुष कैसा उत्पन्न हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये कथा सुनी है। अब वास्तु पुरुष के जन्म के बारे में दो प्रकार के माइंडसेट हमें मिलते हैं। एक माइंडसेट कहता है कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है, ये सारी चीजें जो है ये मिथ है, एक दंत कथा है, ये सिर्फ और सिर्फ दंत कथा है, ऐसा कहीं होता नहीं है, हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं ऐसा। ये एक माइंडसेट, यानी एक बाजू ये होती है। दूसरी बाजू क्या कहती है कि नहीं, ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ये भगवान की सृष्टि है, भगवान ने ऐसा सब किया है। यानी एक गट जो है वो इस तरह का है, जिसको हम सामान्य बुद्धिमत्तावादी का गट कहते हैं। ये सामान्य लोग होते हैं जो ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, सामने वाला जो बोलेगा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना जीवन कार्य शुरू करते हैं।
तो इन लोगों का एक गट होता है और दूसरा जो गट होता है वो बुद्धिवादी लोगों का गट होता है, जो ऐसे बातों पर यकीन नहीं करते हैं और वो चाहते हैं कि हमें इसमें कुछ तो राज है, वो राज का पता चले कि एक वास्तु पुरुष एग्जैक्ट है क्या, इस राज का पता चले। इस तरह का एक दूसरा गट होता है। तो मैं आपके सामने ये दोनों गट की फोटो रख रहा हूं। लेफ्ट साइड का जो गट है वो बुद्धिवादी है, राइट साइड का जो है वो सिर्फ और सिर्फ कथाओं पर भरोसा करते हुए या जो सामने वाला कहेगा उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हुए अपने आगे के जीवन को चलाता है। अब इन दोनों में से आप कहाँ बैठना चाहते हो ये आप पर निर्भर है, क्योंकि अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड के गट वाला हूं, मुझे दंत कथाओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहता है और ना ही मैं उस कथा के जाल में फंसता हूं। ठीक है, तो मैं लेफ्ट साइड के गट का आदमी हूँ, राइट साइड में मैं कभी नहीं बैठता। ये मेरी खासियत है। मैं चाहे वास्तु कितना भी कहूँ, मैं भी ये कथाओं को बिल्कुल नहीं मानूंगा और मैं वास्तु पुरुष के जन्म कथा के बारे में जो भी कितने भी ग्रंथों में वो कथा लिखी जाए उस पर मैं भरोसा नहीं करता बिल्कुल, बिकॉज वो कथा सिर्फ समझाने के लिए बनाई गई है, रची गई है। ये सिर्फ समझाने की बात होती है, उसके पीछे के गहन अर्थ कुछ और होते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड का जो गट है, जो रियल फैक्ट क्या है वास्तु पुरुष की, वो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है और ये मुझे पता भी है कि बहुत से लोगों को ये फैक्ट नहीं लगेगी, न्यू लगेगी और वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कहेंगे कि अरे ये तो किसी भी ग्रंथ में नहीं है, हमने जो अब तक ग्रंथ पढ़े वो तो ऐसे कथाओं के आधार पर ही पढ़े हैं, ये कहाँ से कुछ नया भी उठा कर लाए। बट आखिरकार जब आपके उन कथाओं पर जब क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं ना, तब आप भी चुप बैठ जाते हो कि अरे यार ये क्या, इसका जवाब क्या दे बोल। ओके, तो अब मैं रियलिटी दिखाने जा रहा हूं कि वास्तु पुरुष आखिर है क्या वो। तो जब भी वास्तु पुरुष की बात आती है तो सबसे पहले ये इस तरह का एक चित्र सामने आ जाता है। एक स्क्वायर के अंदर ये राक्षस जैसी आकृति बिठाई गई और उसका नाम अंधकासुर ऐसा बताया गया। हालांकि वो दोनों भी नहीं है, ये ना राक्षस है और ना ही अंधा है। ठीक है, ये दोनों भी नहीं है, वो ना अंधकासुर है और ना ही असुर है। अब ये है क्या? तो ये जो है ये अकार रूपी पाय, उकार रूपी उदर और मकार रूपी मुखमंडल, ऐसे ये तीन अक्षरों को जोड़कर बनाया हुआ, यानी तीन अक्षरों को जोड़कर लिखा हुआ जो है ना, ये ओम लिखा हुआ है। और ये जो ओम लिखने की जो पद्धति है, ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि की प्राचीन पद्धति। क्योंकि हर मातृभाषा में ओम जो है वो अलग अलग पद्धति से लिखा जाता है। जैसे पंजाबी में अलग लिखा जाएगा, तो उसकी राइटिंग स्टाइल अलग होगी, तमिल में उसकी राइटिंग स्टाइल अलग होगी और कन्नड़ में अलग राइटिंग स्टाइल होगी। तो अपने अपने भाषा प्रांत में जो वर्णमाला होती है उसको ध्यान में रखते हुए राइटिंग स्टाइल हर किसी की अलग है। बट जो बहुत प्राचीन देवनागरी पद्धति थी लिखने की, उसमें ओम इसी तरह से लिखा जाता था और इसके प्रूफ भी मिलते हैं। ये प्रूफ आपको उन सिक्कों पर मिलेंगे जो लगभग 2-2.5 हजार साल पहले बनवाए जाते थे। उन सिक्कों पर आपको ये जो यहाँ पर आप आकृति देख रहे हो, जहाँ इसके नीचे मैंने ओम लिखा हुआ है, तो ये वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और जो भाषाकार होते हैं उनको भी अगर आप पूछोगे तो वो भी मेरे मैं जो अभी ये बता रहा हूँ वो वही कहेंगे कि ये ओम अक्षर है बोलकर। तो इस तरह से ये जो लिखी हुई यानी ये जो चित्र बताया गया है ये ऊर्जा का प्रतीक है और वो है ओम। अब फिर आप बोलोगे इसका वो सर नॉर्थ ईस्ट में क्यों है, पैर साउथ वेस्ट में क्यों है, या ऐसा तिरछाई क्यों लिखा है, खड़ा भी तो लिख सकते थे। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वो सारे यहाँ डिटेल बताने के इसमें यानी टाइम पीरियड नहीं है। तो उन सभी सवालों के जवाब है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि नहीं उसके जवाब नहीं है, मेरे पास सभी के जवाब है। ये जितने सवाल आपके मन में इस चित्र को देखकर आएंगे ना, उसके सभी के जवाब है। अब यहाँ पर
ये जो चित्र यानी ये ओम है, ये लिखा हुआ कहाँ है? ये भी एक पहला सवाल आएगा, तो उसका जवाब मैं अब यहाँ पर बताता हूँ। संत ज्ञानेश्वर नाम के एक बहुत बड़े ज्ञानी संत महाराष्ट्र में होकर गए हैं। बहुत से अगर इसमें महाराष्ट्र के लोग होंगे या सराउंडिंग स्टेट के लोग होंगे तो उनको ये बात पता है कि यहाँ संत ज्ञानेश्वर होकर गए, और उन्होंने ज्ञानेश्वरी नाम का एक ग्रंथ लिखा हुआ था। अब वो जो ग्रंथ था वो पूरी तरह से वेदों के भाषांतर का ग्रंथ था। जो वेद पहले बहुत कठिन भाषा में लोगों को, यानी एक स्पेसिफिक लोगों के गट में ही वो वेदों का ज्ञान का आदान प्रदान होता था, तो उस ज्ञान को उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से बाकी सामान्य लोगों को समझाने के लिए ज्ञानेश्वरी की रचना की है। तो उस ज्ञानेश्वरी के पहले अध्याय में 19 और 20 नंबर का श्लोक उन्होंने दिया है। कई लोगों ने ज्ञानेश्वरी पढ़ी होगी, मैंने अभी तक जितनों को सिखाया ना, जो महाराष्ट्र के आसपास के थे, उन्होंने कहा हमने कई बार ज्ञानेश्वरी पढ़ी है, किसी किसी तो को ओरली यानी मुखपाठ भी है ये, बट उन्होंने कभी इस श्लोक पर गौर नहीं किया कि उन्होंने क्या कहा है। अब यहाँ देखिए क्या श्लोक क्या कहता है। इसको मैं एक ऑडियो में चला था, क्योंकि इसका ऑडियो भी बन चुका है, एक गाना भी इस पर बना हुआ है, देखिए। अकार चरण युगुल उकार उदर विशाल मकार महामंडल मस्तकाकारे हे तिन्ही एक वटले तेथे शब्द ब्रह्म कवळले ते मिया गुरु कृपा न मिले आदि बीज। तो ये सुबह के जो भक्ति संगीत होते हैं ना, उसमें ये एक गाना बना हुआ है इसका, मुझे कहीं से पता चला और मैंने उसको इसमें डाल दिया स्लाइड में। तो यहाँ क्या कहा गया कि अकार चरण युगल, अ अक्षर जो है ये उसके दो चरण है, उसके दो चरण है। ये उसके मतलब क्या है? वो परम ऊर्जा के। उकार उदर विशाल, उ अक्षर जो है ये उसका उदर है और बहुत बड़ा उदर है, उसका उदर बहुत बड़ा है, विशाल है। और मकार महामंडल मस्तकार है, म अक्षर जो है ये उसका मस्तक है। अब ये तीन जहां एक एक वटले, मतलब ये तीन जहां जुड़ जाते हैं, ये तीन हिस्से जब जुड़ जाते हैं, वहां शब्द ब्रह्म कवड़ले, मतलब वहां हमें शब्द ब्रह्म समझ में आता है, दैट इज साउंड एनर्जी। और उसे मैं गुरु कृपा की तरह नमन करता हूं, वो आदि बीज है, पहला सीड है। इस सदृश्य और अदृश्य ब्रह्मांड का पहला सीड ये साउंड एनर्जी है। उसके बाद सब कुछ आया है। आज का साइंस क्या कहता है? देयर वॉज ए बिग बैंग। अब ये बिग बैंग मतलब बड़ा धमाका, तो धमाका मतलब साउंड, और उस बिग बैंग से ही ये पूरा यूनिवर्स सामने आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, वही बात यहां भी कही जाती है कि ये आदि बीज है, और इस बीज से ही ये पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो वही फिर घूम फिर के आता है कि इट इज ए साउंड एनर्जी, कि जो सब कुछ निर्माण करवाती है और उसी के अंदर सब विलीन हो जाता है। हम जब एक्सपायर हो जाते, मर जाते हैं, तो लोग हमारे पीछे हमें क्या कहते हैं कि वो अनंत काल में विलीन हो गया। तो ये काल जो होता है ना, इट इज इक्वल टू साउंड एनर्जी, दैट साउंड एंड स्पेस या साउंड एंड टाइम आर इक्वल कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से ये वास्तु पुरुष जो है ये कोई राक्षस नहीं है, ये साउंड एनर्जी है। ओके, ये साउंड एनर्जी है, और उस साउंड एनर्जी के ऊपर कई सारे, उस साउंड एनर्जी के बाद कई सारे वर्ण निकलते हैं, उनको मंडल बनाया जाता है या उसका मंडल कहा जाता है। इस तरह से ये क्लेरिफिकेशन दिया गया है ज्ञानेश्वरी में। बाकी कोई ग्रंथ में इस तरह का क्लेरिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सारे जो ग्रंथ है जो आप वास्तु के देखते हो, इसमें कई सारी चीजें जो है वो मिलावट हुई है। अपने अपने पीरियड में
उस जमाने के जो भी प्रचलन हुआ था उसकी मिलावट बहुत हुई है। खासकर ज्योतिष वालों ने इसकी मिलावट ज्यादा की है। मैं ओपनली कहता हूं कि ये ज्योतिष वालों ने, क्योंकि ये वास्तु का ग्रंथ शिल्पकारों का है, ज्योतिष वालों का है ही नहीं ये ग्रंथ। और शिल्पकार कौन हुआ करते थे, ये भी आप सोचिए कि जो कंस्ट्रक्शन करते थे ये उनका ग्रंथ है। आप मान लो कि आप एक पंडित पुजारी हो, क्या आप उनके हाथों में सिविल इंजीनियरिंग की किताब देखोगे क्या कभी, या आर्किटेक्चरल की किताब देखोगे क्या? नहीं देखोगे, क्योंकि वो काम उनका है ही नहीं है। तो ज्योतिष वालों के हाथ में सिविल इंजीनियरिंग की किताब लेकर अगर कोई ज्योतिषी किसी यजमान के घर जाएगा, तो आप उसको बोलोगे क्या आप ज्योतिष हो? आप तो सीधा बोलोगे अरे आप तो ये दिख रहे हो, इंजीनियर दिख रहे हो या शिल्पी दिख रहे हो बोलकर। तो वास्तु का मूल जो व्यक्ति है, या जो मूल व्यक्ति जो है वास्तु के, वो शिल्पकार है या शिल्पी लोग है। तो ज्योतिष वालों ने उसको अपने हाथ में ले लिया उस किताब को, और फिर उन्होंने अपने तरीके से जो बात पार्ट उसमें से समझ में नहीं आया उसमें कुछ भी डाल दिया है। तो ऐसी मिलावट काफी हुई है, कुछ बहुत सी मिलावटें हुई है। उस मिलावट को हमें दूर करते हुए उस वास्तु को प्योर फॉर्म में लाना है कि प्योर क्या है वास्तु। ओके। और वही मेरी कोशिश रहती है कि मुझे लोगों को प्योरिटी उसकी दिखानी है कि वास्तु एक असर में है क्या। आप ज्योतिष शास्त्रों को मैं कभी नकारता नहीं हूं, या ये भी नहीं कहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र एकदम ऐसा ही है, कुछ भी है या फेक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्योंकि उसका चेहरा अपना अलग है और वास्तु का अपना चेहरा अलग है। वास्तु कला है और ज्योतिष जो है वो विद्या है। तो दोनों के चेहरे अपने अपने अलग है, दोनों है लोगों के भलाई के लिए। बट हम उनके चेहरे को भी तो देखना पड़ेगा ना, कि हर किसी का चेहरा अलग है। तो इस तरह से ये वास्तु पुरुष के बारे में मैंने यहाँ पर आपको जानकारी दी है। अब यहाँ पर आयादी के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ कि आयादी है क्या। क्योंकि जो ये जो ध्वनि ऊर्जा है ना, इसी ध्वनि ऊर्जा की लंबाई को मेजर करने का एक तरीका जो है वो है आयादी। तो आय का मतलब होता है लंबाई। अब ये लंबाई किसकी होती है, ये घर की या किसी व्यक्ति की या किसी पिलिंद की, ऐसी लंबाई नहीं होती है। ये लंबाई होती है इस धरती के ऊपर जो ध्वनि ऊर्जा व्याप्त है, उस व्याप्त ध्वनि ऊर्जा की लंबाई को गिनने का एक तरीका है ये। तो उसको आय कहा जाता है। लेंथ मीन्स, आय मीन्स लेंथ, और वो लेंथ होती है ध्वनि ऊर्जा की, जो इस धरती के ऊपर पूरी तरह से व्याप्त है। आप चाहे घर बनाओ या मत बनाओ, तब भी वो ध्वनि ऊर्जा होती है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा ये कभी भी नहीं होगी। या ऐसा मत कहिए कि ध्वनि ऊर्जा कब बनेगी, जब आप ईंटों का कंस्ट्रक्शन करना शुरू होगे, उसके बाद उसके अंदर वो वास्तु पुरुष जागेगा, उठेगा, बैठेगा, हंसेगा, रोएगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ ध्वनि ऊर्जा पहले ही पूरी तरह से व्याप्त है। आप तो कंस्ट्रक्शन करके सिर्फ उसको ट्यून अप कर रहे हो, अपने खुद के एनर्जी के साथ उसको ट्यून अप कर रहे हो। पहले से ही वो व्याप्त है, पूरी धरती को, पूरे संसार को वो उसने व्याप्त किया हुआ है। ओके। तो उस लेंथ को ही हम आय कहते हैं। और आदि का मतलब उस लेंथ के बाद उसकी विड्थ, उसकी हाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक अर्थ हो गया आदि का। और दूसरा अर्थ होता है रूट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो मूल स्रोत होता है ऊर्जा का। वो ऊर्जा का मूल स्रोत मतलब साउंड एनर्जी। तो उसकी लंबाई को काउंट करने का शास्त्र मतलब आयादी सूत्र। तो इस आयादी सूत्र के साथ कई सारे घटक जुड़े हुए हैं। यह आयादी सूत्र अकेला नहीं है कि बस घर की कोई भी कुछ भी घर बनाओ और उसकी लंबाई को मेजर करो और डालो इस फॉर्मूला में और हो गया मेरा आयादी, निकाल लिया मैंने। ये इतना सरल भी नहीं है। क्योंकि आपने जो विड्थ ली है घर की, या वास्तु पुरुष मंडल की जो विड्थ ली है, वही कहां से ली है, यहां से ये शुरू हो जाता है कि आपने क्यों ठहराई। अगर मान लो कि मैं एक वास्तु पुरुष मंडल ड्रॉ करता हूं 30 फीट बाय 40 फीट का, तो मैंने ये 30 फीट क्यों ली है, मैंने 31 फीट या 29 फीट क्यों नहीं ली। यहां से इसकी शुरुआत शुरू हो जाती है। तो इसलिए आयादी जो है उसके साथ कई सारे घटक जुड़ जाते हैं। वो एक एक घटक शॉर्ट में मैं दिखा रहा हूं। तो सबसे पहला घटक होता है, सॉरी, सबसे पहले हम उस आयादी के इंपॉर्टेंस के बारे में जो श्लोक बताते हैं वो दिखा रहा हूं मैं। जैसे ये मैमतम का श्लोक है, जिसमें ये क्लियर क्लियर बताया गया है कि
जब कर्ता या निर्माता द्वारा बनाया गया वास्तु भवन आयादी मानों के अनुसार हो तो वहां शुभ कारक सभी प्रकार होते रहते हैं, यानी वह शुभ और सर्व प्रकार की संपत्ति देने वाला होता है। यह श्लोक का ट्रांसलेशन है। यदि भवन के मान यानी आयादी से युक्त सही होते हैं तो वह असीम ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करता है। आयादी से युक्त भवन आयादी से युक्त भवन सभी दोषों के आयादी से युक्त भवन सभी दोषों से रहित होता है, परंतु यदि आयादी के विपरीत भवन बनाया जाए तो वह विपत्तियों और कष्टों का कारण भी हो सकता है। तो इस तरह से ये आयादी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। अब ये दूसरा श्लोक है। इस दूसरे श्लोक में भी क्या कहा गया है, देखिए कि चाहे आप टाउन प्लानिंग करिए या टेम्पल बिल्डिंग करिए, मूर्तियां बनाइए या लोगों के घर बनाइए, चाहे व्हीकल्स बनाइए, इमेजेस बनाइए या फिर कोई आसन बनाइए, यानी शॉर्ट में कहा जाए तो कोई भी मैनमेड थिंग बनाइए, उसके लिए आयादी प्यूरिफिकेशन जरूरी कहा गया है। उसके बाद विश्वकर्मा प्रकाश में भी वही बातें बताई गई है। चाहे प्रासाद, आलय, पूरे, वापी, वापी मतलब वाटर बॉडीज होता है, प्राकार मतलब कंपाउंड वॉल्स, पूरे मतलब टाउन प्लानिंग, और मंडपे मतलब पब्लिक बिल्डिंग्स, ऐसे कुछ भी चाहे बनवाइए, उसके लिए आपको सभी प्रकार के वास्तु कर्मेशु सर्वेशु आयादी गणित योजते, यानी आयादी गणित का योजन करके ही ये सारी चीजें निर्माण करने की बात बताई गई है। और भी कई सारे ग्रंथ है जिसमें आयादी का पार्ट आया हुआ है। मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूं कि हर किताबों में आपको आयादी के रिलेटेड जो जानकारी है उसमें मत भिन्नता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी मत भिन्नता। ऐसा नहीं है कि ये अलग कह रहा है, ये भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, वो सब सरीके ही कह रहे हैं। ये मत भिन्नता है बिकॉज ऑफ दैट पीरियड, यानी उस जमाने की जो लैंग्वेज हुआ करती थी, उस जमाने में जो नाम यूज किए जाते थे, उस हिसाब से वो आपको नाम का बदल भी होता है उसमें। जैसे कुछ किताबों में अंगुल कहा गया हुआ होगा, तो उसी अंगुल को कुछ किताबों में श्रुति भी कहा गया है, मोक्ष भी कहा गया है। ठीक है, ये भी नामों से उसको जाना गया है। जैसे दिशाओं की बात आती है तो पूरब दिशा को आदित्य कहा जाता है, तो किसी किसी किताबों में उसे अश्व कहा गया है, किसी ने ध्वज कहा है। तो ऐसे नामों के फर्क की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग कई सारी हो जाती है। बट अगर हम पूरा प्रैक्टिकली किसी जगह को मेजर करके, यानी पुराने मॉन्यूमेंट्स को मेजर करके देखेंगे, तो हमें पता चलता है कि ये आयादी सिस्टम जो है उसकी अप्लाई करने की तरीके सब तरफ सरीकी है। ओके, एप्लीकेशन उसका सब तरफ सरीका ही होता है। तो ऐसे ही कई सारे यहाँ ग्रंथों के नाम मैंने बताए हैं जिसमें आयादी को इम्पोर्टेंट दिया गया है। उसकी साथ साथ एक दत्त महात्म्य बोलकर एक कथा का एक दत्त महात्म्य ग्रंथ है, उसमें भी इस टॉपिक को लिया गया है, क्योंकि मनुष्य की मूलभूत जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान। तो आपको इन ग्रंथों में इन तीन मूलभूत जरूरतों के लिए कथाएं मिल जाती है। तो यहाँ क्या लिखा है कि क्षेत्र शुद्धि, आय व्यय, जाने शल्लो ज्ञान उपाय, यानी ऐसा वास्तुशास्त्री जिसको क्षेत्र शुद्धि मतलब सॉइल टेस्टिंग की या सॉइल एग्जामिनेशन की परख हो या नॉलेज हो, उसको आय व्यय का नॉलेज हो, और वो शल्य ज्ञान उपाय यानी अगर कोई भूमि में दोष हो तो उसको कैसे दूर किया जाए इसका भी नॉलेज हो। तो ऐसे लोगों के तरफ से जो घर बनवाया जाता है, ऐसे वास्तुशास्त्री की तरफ से जो घर बनवाया जाता है, उसमें निरंतर सुख ही मिलता है, ऐसा यहाँ एक सिंपल लैंग्वेज में बताया है। तो वहां सुख और उत्सव हमेशा होती है, लोगों को ज्वर नहीं आती है, ज्वर नहीं आती मतलब बीमार नहीं गिरते हैं, बीमार गिरेंगे बट जल्दी दुरुस्त हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर एक सेकंड मीनिंग इसका लेना पड़ता है। तो यहाँ इस तरह की बातें इस ग्रंथ में बताई है। अब यहाँ देखते हैं हम कि ये जो आयादी है, ये आयादी कुल मिलाकर 16 फॉर्मूलाज का देखा गया है जो सभी ग्रंथों में कॉमन कॉमन मिलते हैं। अब ये 16 जो फॉर्मूले होते हैं वो मंदिर बनवाने के लिए सिर्फ उपयोग में लाए जाते हैं।
टाउन प्लानिंग के लिए 10 फॉर्मूले उपयोग में लाए जाते हैं और जो सामान्य लोगों के घर और कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह होती है उसके लिए 6 फॉर्मूले उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा रेसिडेंशियल कोर्स जो कंडक्ट किया जाता है मेरी तरफ से, उसमें मैं 6 फॉर्मूले सिखाता हूँ और +1 एक आयुल का फॉर्मूला एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो इतने फॉर्मूले सामान्य लोगों के घरों के लिए काफी होते हैं। अब इन फॉर्मूलाज में जो है क्या क्या आता है, आय व्यय योनि वार अमसा नक्षत्र आयुल ये आते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं। अब ये आयादी से क्या क्या जुड़ा हुआ है उसके बारे में जानकारी देता हूं कि आयादी से पहला जो फैक्टर जुड़ा है वो है दिशाओं का, कि दिशा सही ढंग से फाइंड आउट करना। अब आज आप लोग क्या कहते हो कि कंपास लेकर दिशा फाइंड आउट करते हो ताकि वो एकदम आसान हो जाए और जल्दी से दिशा मिल जाए। बट जो जल्दी का काम शैतान का होता है, ये भी आप कहावत को मानते हो और सुने भी हो। तो वही यहाँ कंपास के बारे में होता है, जितनी जल्दी आप दिशा फाइंड आउट करोगे वो उतना ही एरर बताता है। जो कंपास से आप दिशा देखते हो उसमें 1-2 डिग्री का एरर आता ही आता है और वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप किसी के मुंह से ये सुनोगे कि वास्तु में 5-6 डिग्री 10 डिग्री चल जाएगा, बिल्कुल साफ गलत है वो। आप 1 डिग्री भी अगर मुख्य दिशा से हट जाते हो तो वो विदिशा कहलाया जाता है। जब 0 पर होते हो वो दिशा कहलाया जाता है। तो यहाँ दिशा फाइंड आउट करने के लिए जो शास्त्र ने जिस उपकरण को सम्मत किया है वो है शंकु। ये जो आप लकड़ी यहाँ पर देख रहे हो, मैं नीचे बैठा हूँ और सामने लकड़ी है। तो इस लकड़ी से जो दिशा निकाली जाती है वो बहुत ही बिनचुक दिशा होती है, उसमें कोई एरर नहीं होता है, कोई इसमें हाथ चालाकी नहीं है, कोई आपके डिवाइस को छेड़छाड़ नहीं है, यानी कोई ऐसा महंगा डिवाइस नहीं है, कुछ नहीं है। पूरी तरह से नेचुरल सिस्टम है ये, नेचर के ही आधार पर ये दिशा आपको मिल जाती है। और आप साल भर भी अगर ये शंकु का उपयोग करोगे तो आपको ईस्ट वेस्ट ही लाइन मिलेगी। मैग्नेटिक कंपास में आप, बहुत से लोगों ने मैग्नेटिक कंपास के बारे में खुद प्रैक्टिकली अनुभव लिया होगा कि जहां आप खड़े हो वहां का दिशा वहां का दिशा यानी वहां की नीडल अलग दिखाई देगी। आगे थोड़ा सा चले जाओगे तो वहां की नीडल अलग दिखाई देगी और कई जगह इधर उधर घूमेंगे तो वहां की नीडल अलग दिखाई देगी। यानी कंपास में कई सारे एरर्स आते हैं। फिर बाद में कुछ लोग बोलते हैं हम गूगल अर्थ का उपयोग करेंगे। गूगल अर्थ तो ट्रू डायरेक्शन दिखाता है। अगर मैं ये कहूं भी कि गूगल अर्थ ट्रू ट्रू डायरेक्शन दिखाता है तो उसका उपयोग आपको बने बनाए बिल्डिंग को ही बनाने के देखने के लिए काम आता है। जो फोटो के ऊपर आप बिल्डिंग देखोगे गूगल अर्थ में, उसके ही डिग्रीज को निकालने के लिए काम आता है। ओपन लैंड में घर बनाते समय गूगल अर्थ का 0 उपयोग होता है, कुछ भी उपयोग नहीं आता है, क्योंकि बेस लाइन नीचे होती ही नहीं है। शंकु से आपको बेस लाइन मिलती है नीचे, ताकि उस बेस लाइन को फॉलो करते हुए आप कोई कंस्ट्रक्शन उसके साथ पैरेलल कर दो बोलकर। तो शंकु को कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है कि अगर आप बोलोगे कि हम तीन चीजों से वेरीफाई करेंगे बोलकर, यानी शंकु से दिशा निकालेंगे, फिर उस दिशा को कंपास से वेरीफाई करेंगे, फिर गूगल अर्थ से वेरीफाई करोगे। अगर आपको कंपास से ही वेरीफाई करना था तो शंकु की जरूरत ही नहीं है, आप कंपास को ही ऑथेंटिक मान रहे हो, सीधी सी बात है। और अगर आपको गूगल अर्थ से ही वेरीफाई करना है तो सीधी सी बात है, ना कंपास की जरूरत है ना गूगल शंकु की जरूरत है, आप सिर्फ गूगल अर्थ को ऑथेंटिक मान रहे हो। तो ये 3 उपकरणों से एक दूसरे को वेरीफाई करना एक 100% गलत है। आपको सिर्फ एक चीज पर भरोसा भरोसा मतलब आपकी वो चीज जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। कंपास ऑथेंटिक होता ही नहीं है, आप चाहे कितना भी कॉस्टली कंपास लो, कितना भी कॉस्टली लो, उसमें 1 डिग्री का तो एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो मैनमेड होता है। और शंकु में जो है आप कैसा भी लो, कहीं भी आप उसको दिशा फाइंड आउट करने के लिए लेकर बैठ जाओ, वो आपको ट्रू डायरेक्शन ही दिखाएगा। क्योंकि इससे जो लाइन आपको मिलती है वो अर्थ के इक्वेटोरियल लाइन को पैरेलल होती है, और धरती की इक्वेटोरियल लाइन को ही हम ईस्ट वेस्ट लाइन कहते हैं। और उसके साथ जितने भी ऊपर नीचे लाइंस
हॉरिजॉन्टली गए हैं वो सारे ईस्ट वेस्ट लाइन होते हैं, और जो पैरेलल यानी वर्टिकल लाइंस होते हैं उसको नॉर्थ साउथ लाइन कहते हैं। तो ये सिंपल फंडा है इस दिशाओं को फाइंड आउट करने का। तो ये हो गया पहला फैक्टर दिशाओं का। उसके बाद आता है सॉइल एग्जामिनेशन, यानी जिस जमीन पर आप घर बना रहे हो वो जमीन कितने लायक है जमीन कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए। ये पूरी तरह से सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है। जिन्होंने हाथ रेज किया है, मैं होने के बाद इसके क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, यानी कुछ शंकाएं हो तो बाद में आप इसको ये कर लिए। हाँ, तो दूसरा जो पार्ट आता है आयादी के साथ वो है सॉइल एग्जामिनेशन का। तो सॉइल एग्जामिनेशन में पूरा सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग का ही पार्ट समझ लीजिए कि जमीन की मजबूती को देखना, वो कितनी अच्छी है कितनी खराब है, लाभदायक कितनी है या ड्रॉबैक उसमें कितने हैं, ये सारी चीजें देखना। ये पार्ट आता है सॉइल एग्जामिनेशन के अंडर। उसके बाद आता है मेजरमेंट यूनिट, जो हम मेजरमेंट यूनिट यूज करने वाले होते हैं, जिसको आज के लैंग्वेज में आप फुट इंचेस मीटर सेंटीमीटर या कुछ और भाषा में यार्ड गज वगैरह ऐसा बोलते हो। लेकिन वास्तु के लैंग्वेज में ये अंगुल हस्त यवांगुल ऐसे डिजिट को देखा जाता था। तो वास्तु में अंगुल के मेजरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी लोगों के मन में भ्रांति है। अब वो भ्रांति भी इस वेबिनार के जरिए मैं दूर करना चाहता हूं कि जो अंगुल का प्रमाण आप लोग ग्रंथों में देख रहे हो, आज भी मैं उस ग्रंथों की बात ही कर रहा हूं कि जो अंगुल का प्रमाण आप ग्रंथों में पढ़ते हो कि स्वामी का हाथ लो, इसकी उंगली लो, उसकी बीवी का हाथ लो, बीवी नहीं होगी तो बच्चे का लो, बच्चा नहीं होगा तो मिस्त्री का लो, ये सारी गलत बातें हैं। भले ही वो ग्रंथों में लिखी हो, लेकिन मैं उसको गलत ही कह रहा हूं। बिकॉज शास्त्र में ऐसे व्यक्तियों के हाथ हाथ पैर से लेकर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता। वो तो नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी में मेजरमेंट आते हैं, और वास्तु को अगर आप शास्त्र कह रहे हो तो वो नॉन स्टैंडर्ड कैसा रहेगा? वो तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। बराबर है क्या नहीं? आप सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में ऐसा देखते हो क्या कहीं कि जिस जिस घर का मुखिया हो उसके घर का हाथ हाथ लो, हाथ का मेजरमेंट लो और कंस्ट्रक्शन शुरू करो बोल के? नहीं होगा, क्योंकि वहां स्टैंडर्डाइज सब किया जाता है। तो वास्तु में भी यही स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, और उस स्टैंडर्डाइजेशन का जो नाम दिया गया था उसको उसको कहा जाता था किशकुमान। यहाँ वो वर्ड लिखा हुआ है किशकुमान। किशकुमान ये शब्द दिया गया है, किशकु हस्त, किशकु अंगुल, किशकु यवांगुल ऐसा कहा गया है। अब ये किशकु ये क्यों शब्द दिया गया था? बिकॉज जिस गांव से ये किशकु नाम का एक गांव था, उस गांव से ये स्टैंडर्डाइजेशन मेजरमेंट की शुरुआत हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल डीजल जो आप गाड़ियों में भरते हो, या ये कोई केमिकल का थोड़ी नाम है, ये तो उस व्यक्ति का नाम है जिसने उस केमिकल को खोजा था। अब आप लोग इनो पीते हो डाइजेशन के लिए, वो इनो कोई केमिकल या पाउडर का नाम नहीं है, वो तो उस व्यक्ति का सरनेम है जिसने इस इनो की खोज की है। वो इनो ही वो विदेशी ही व्यक्ति है जो जिसका सरनेम इनो है, आप देख लेना गूगल पर। तो वो व्यक्ति का सरनेम है। तो उसी तरह से ये गांव का नाम है किशकू, बहुत प्राचीन काल में हुआ था। और उस गांव के अंदर जो मेजरमेंट यूनिट वहां से जो आविष्कार हुआ था मेजरमेंट यूनिट का, वो पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट किया था, इसलिए उसको किशकू मान कहा जाता है। और वो मान जो है यानी वो जो मेजरमेंट है वो स्टैंडर्ड था। अंगुल का प्रमाण 1 इंच 3/8, हस्त का प्रमाण 33 इंच आज के भाषा में। ओके, ये हुआ करता था। अगर आज हम किसी और जनरल वास्तु कंसल्टेंट से पूछे तो वो हाथ का लंबाई बोल देता है, 1.5 फीट का हाथ होता है तो 18 इंच का हस्त हो गया, 1 इंच का अंगुल हो गया। इस तरह से वो ठोक देता है अपने आंसर और बोलता है वो ग्रंथों में लिखा है। पर उसको कहाँ पता वो ग्रंथों में मिलावट हो गई है, ये पता नहीं है। अब ये सब अगर आपको टेस्ट करना है कि भाई यहाँ पर कौन सा ये जो मैंने अभी जो बताया ये वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको प्राचीन मोन्यूमेंट्स को मेजर करना पड़ता है। तो वहां आपको समझ में आएगा कि वो जो चीजें बनाई हुई है वो कैसे बनाई हुई है। ओके, ये किस तरह से बनाई हुई है, या उसके लिए कौन सा मेजरमेंट यूनिट यूज किया जाता है।
एक उदाहरण के तौर पर बोलता हूं, मैं महाराष्ट्र का ही उदाहरण लेता हूं। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर पूरे भारत में फेमस है, हो सकता है दुनिया भर में भी फेमस होगा। अब कोल्हापुर के मंदिर में मैं गया था सुबह सुबह 4 बजे, वहां के बाय परमिशन मेजरमेंट लेने के लिए। और मैंने देखा कि उस कोल्हापुर मंदिर में जो महालक्ष्मी की मूर्ति जो रखी गई है, महालक्ष्मी की देवी की, उसकी ऊंचाई 33 इंच है। अब वो मूर्ति काफी पुरानी बनी हुई है, ऐसा भी नहीं है कि वो हाल ही में बनी है, 100 1 साल पहले की, काफी पुरानी मूर्ति है। फिर वो बनाने वाले ने एक हस्त की मूर्ति बनाई है। 33 इंच क्यों लिया? बिकॉज इट वॉज ए मेजरमेंट ऑफ 1 हस्त। यानी यहां मुझे ऑथेंटिसिटी मिल गई। तो ऐसी ऑथेंटिसिटी आपको लेनी पड़ती है कि जो प्रमाण यहाँ बताया जाता है, 1 हस्त का, 1 अंगुल का, वो आपको चेक करना होता है। तो उसी प्रमाण को चेक करने के लिए, उसी प्रमाण पर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर स्थपति सर को भारत सरकार के तरफ से मयान कल्चर का मयान कल्चर की स्टडी करने के लिए भेजा गया था। और वहां उन्होंने ये सारी चीजें पाई कि ये मेजरमेंट यूनिट जो है, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूनिट है बोलकर, जो दुनिया भर में पहले एक्सेप्ट किया जाता था। तो ये हो गया उसका प्रमाण। उसके बाद रेशो प्रोपोर्शन यानी गुणोत्तर। अब हमारे भारतीय जो वास्तुशास्त्र है उसके अंदर ये 5 प्रकार के रेशो दिए हैं, 1:1 से लेके अप टू 1:2। यानी उसमें 1.25 गुना, 1.5 गुना, 1.25 गुना और दुगुना, ये 5 रेशोज दिए हैं, उसको फॉलो करना होता है। ये रेशो का काम होता है उस लंबाई को, जो लंबाई होती है उसको हम रनिंग फिट कहते हैं, उसको आकार देने का काम रेशो प्रोपोर्शन करता है कि विड्थ कितनी चाहिए और लेंथ कितनी चाहिए। और वो लंबाई किसकी होती है? ध्वनि ऊर्जा की। उस ध्वनि ऊर्जा के प्रमाण को यानी माप को आकार देने का काम ये रेशो प्रोपोर्शन करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट घटक होता है आयादी के साथ जुड़ा हुआ। और उसके बाद अगला जो घटक घटक जो है वो है घर की हाइट। हमने लेंथ विड्थ तो निकालते हैं, वास्तु पुरुष मंडल की लंबाई चौड़ाई, लेकिन घर की हाइट भी जो है वो भी मायने करती है अगर आप कंप्लीट वास्तु के अनुसार घर बनाना चाहते हो तो वो हाइट कहां से मायने करती है? फुटिंग लेवल से लेके, ये जो फुटिंग लेवल है यहां से नीचे कितना जा रहा है उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। जमीन के नीचे वो अंदर कितना डीप जा रहा है, वो उसका कोई आयादी से कोई रिलेशन नहीं, वो तो हार्ड रॉक तक आपको लेकर जाना है। लेकिन ग्राउंड लेवल से ऊपर जो है, जैसे ये ग्राउंड लेवल से लेके टाइल्स लेवल तक की हाइट आपको कितनी रखना चाहिए, टाइल्स लेवल से लेके ये सिल बीम तक कितनी हाइट रखनी है, फिर उसके बाद लेंटल की हाइट कितनी रखनी है, देन लेंटल से लेके छत के बॉटम की हाइट कितनी रखनी है, इवन आपको चाहिए तो छत की थिकनेस भी कितनी रखनी है, और छत के टॉप लेवल से लेके पैराफिट वॉल की थिकनेस कितनी, हाइट कितनी रखनी है। और उससे भी बहुमंजिली इमारत अगर आप बांध रहे हो या बांधकाम करना चाहते हो तो सभी फ्लोर की हाइट कैसे आएगी, ये सारा पार्ट आयादी के अंडर आ जाता है। तो ये भी उतना ही मायने करता है जितनी वास्तु पुरुष मंडल की आपने लंबाई चौड़ाई निकाली होती है वो, अगर आपको कंप्लीट करना है, एक पूरा घर वास्तु के हिसाब से बनाना है तो ये होता है 3 डायमेंशनल एप्लीकेशन ऑफ वास्तुशास्त्र। अब यही सारी बातें जो है, आयम, व्यायाम, योनि, वार। आयम का मतलब होता है जनरेटिंग हेल्दी एनर्जी, कि घर में हेल्दी एनर्जी कितनी है। और व्ययम का मतलब होता है अनहेल्दी एनर्जी वहां पर कितनी है। दोनों भी हेल्दी एनर्जी का होना जरूरी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एनर्जी आपके पास हो, दूसरी का होना ही नहीं चाहिए बोल के। दोनों भी होना जरूरी होता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि बड़े एनर्जी यानी हेल्दी एनर्जी ज्यादा हो, अनहेल्दी कम हो। फिर उसके बाद योनि फॉर्मूला एक है जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि जो लेंथ विड्थ हमने वास्तु पुरुष मंडल की ली है उसके अकॉर्डिंगली उस घर का मेन दरवाजा जो है, मेन डोर, कंपाउंड का गेट नहीं बोल रहा हूं मैं, मेन डोर जो है वो किस दीवार पर यानी किस दिशा को फेस करता हुआ बैठेगा, ये योनि फॉर्मूला बताता है। वारम फॉर्मूला ये बताता है कि जो आयादी नंबर से आप घर बनाओगे
उस घर में पर्टिकुलर डे यानी वारम मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार ये जो होते हैं, तो उस उन दिनों में से कौन से दिन वो ऊर्जा ज्यादा लाभदायक होगी, ये वारम फॉर्मूला बताता है। और आमसा फॉर्मूला जो है, अंश मतलब यहाँ अम्सा उच्चारण होता है, लेकिन एक्चुअली वो उच्चारण अंश है। अंश मतलब गुण, क्वालिटीज। तो वो घर आपको कौन से क्वालिटीज देगा, ये आमसा बताएगा। और घर का नक्षत्र क्या होगा, यहाँ घर का नक्षत्र मतलब घर की साउंड एनर्जी क्या होगी, ये इस नक्षत्र के फॉर्मूला से निकाला जाता है। एक्चुअल घर बनाने से पहले हम घर का नक्षत्र बता सकते हैं कि ये डायमेंशन से यहाँ घर बनेगा और उसके अंदर की साउंड एनर्जी ये होगी। तो इस तरह से ये नक्षत्र का फॉर्मूला है। और जो आखिरी फॉर्मूला आयुल होता है, ये आयुल फॉर्मूला ये डिसाइड करता है कि जो साउंड एनर्जी वहां पर बन रही है, उसके लाभ आपको कितने सालों तक मिलेंगे। आयुल फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आयु नहीं बताता है, वो उस ऊर्जा की आयु बताता है कि वो कितने सालों तक आपका साथ देगी। और एक बार वो आयु खत्म हो जाती है तो फिर वही घर आपको काटने दौड़ता है। और जब कोई वास्तुशास्त्री वहां आकर अपना ज्ञान देने लगता है, तो वो लोग उससे कहते हैं कि इतने सालों तक हम उसी घर में रह रहे हैं, तब कहाँ गया था आपका ये सारा ज्ञान, आज जो आप हमें यहाँ पर देने आए हो। अब उनको क्या मालूम है कि इस घर की आयु खत्म हो गई है, क्योंकि ये कैलकुलेशन कोई बताता नहीं है। तो आयु खत्म हो गई है, ये उनको भी पता नहीं होता है। और जो जनरल वास्तु कंसल्टेंट होता है, उसको भी पता नहीं होता है कि इसको क्या आंसर दे बोलकर, क्योंकि उसकी भी बात उसको सही लगती है कि भाई ये इतने सालों तक रहता है, आज हम क्यों बोल रहे हैं उसको वास्तु का। ओके, दोनों को भी क्वेश्चन गिरता है, पर उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल निकलता है कि अब वो ऊर्जा की आयु खत्म हो गई। अब ये ऊर्जा की आयु हो सकता है 1 साल भी हो या 1000 साल भी हो, ये फॉर्मूला पर डिपेंड करता है, वो लेंथ विड्थ पर डिपेंड करता है वास्तु पुरुष मंडल के। तो इस तरह के ये 7 फॉर्मूला बहुत जरूरी होते हैं घर बनाने के लिए, यानी रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग के लिए। अब यही ऐसे 16 फॉर्मूला मंदिरों के लिए होते हैं। तो मंदिर बनाना इतना आसान नहीं होता है जितना आपको लगता है जाकर दर्शन लेना। ठीक है, वो मंदिर बनाने के लिए काफी मेहनत, काफी सोच समझ, बहुत एक्यूरेसी के साथ वो सब कुछ बनाया जाता है। तब जाकर वहां पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मनोकामना मतलब आपके मन की इच्छा। तो मन की इच्छा कब पूरी होती है, जब सामने वाला आपके मन के साथ जुड़ जाता है। और वो सामने वाली ऊर्जा जब आपके मन के ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है, वहां हम कहते हैं कि ये बहुत ही जागरूक मंदिर है, या यहाँ हमारी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा यहाँ कहा जाता है। क्योंकि वो ऊर्जा क्या करती है, आपके मन के अंदर के साउंड एनर्जी को सपोर्ट करती है वो पूरा होने के लिए। ये बात ध्यान रखना। ओके, वैसा ही ये घर भी ऐसा ही करता है। तो अब कुछ प्रमुख वास्तु दोषों पर जो प्रभावी उपाय है उसके बारे में बताऊंगा। उपाय जो है कोई गलत या सही नहीं होते हैं। हर उपाय उपाय ही होता है। जैसे अगर कोई गोली हम लेते हैं दर्द के लिए, या कोई आध्यात्मिक ग्रंथ हम पढ़ते हैं, किसी भी धर्म का हो वो, तो उसे हम सही या गलत के तराजू में नहीं तोलते हैं। हमारी जरूरत क्या है उसमें से वही हम उतना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये उपाय के बारे में। अब वास्तु में यानी मैं जो उपाय सूचित करता हूँ या बताता हूँ, वो सारे मेजरमेंट से रिलेट करते हैं कि जो वस्तुएं हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, उन वस्तुओं को एज पर आयादी आप बनाइए और उसका लाभ लीजिए। अगर वास्तु गलत है तो वस्तुओं के माध्यम से लाभ लेने के लिए बोलता हूं मैं। तो उसमें से यहाँ इस श्लोक में कई सारी बातें बताई है कि व्हीकल, सीट, बेड, चैरेट, कोचेस, ये सब आयादी से बनाना चाहिए। पहले भी श्लोक बताया हूं, वो भी यही कहता है। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल रेमेडी जो मैं कहता हूं, शास्त्र भी कहता है, वो है ये पानी के बर्तन। सब लोगों को हंसी भी आती है, मैं जब ये बात बोलता हूँ तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, ये कैसी नई रेमेडी है बोलकर, ये पानी के बर्तन की, ऐसी कहीं होता है क्या। बट यस, होता है। बिकॉज जिस बर्तन में आप ये पानी रखते हो, पानी का एक गुण धर्म होता है कि वो बहुत जल्दी ध्वनि ऊर्जाओं को अपने अंदर समा लेता है और अपना आकार वैसा चेंज करता है, मॉलिक्यूल्स का उसका आकार बन जाता है।
वो धारण कर लेता है। पानी ये मंत्रों को या यूं कहिए साउंड एनर्जी को बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व करता है। और ये आपने मंदिरों में भी देखा होगा, एक कलश हाथ में लेके पुजारी मंत्रोच्चारण करता है, प्रार्थना करता है, और फिर उसी पानी को थोड़ा थोड़ा देता है तीर्थ बोलकर। जो नॉर्मल पानी उसने नल का कहीं से लाया हुआ होता है, वो बाद में तीर्थ बन जाता है जब वो पूजा उच्चारण हो जाता है, तब मंत्र उच्चारण। तो पानी क्या करता है, उन ऊर्जाओं को जल्दी धारण कर लेता है। अब ये पानी अगर आप पियोगे तो जाहिर सी बात है आपके अंदर तुरंत उसका प्रभाव शुरू हो जाता है, क्योंकि पानी का असर बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। पानी ही एक ऐसी वस्तु है जो पीते ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह के जो बर्तन होते हैं, हर व्यक्ति के नक्षत्रों के अनुसार उसको कितने सरकमफरेंस का वो जार या पानी की बोतल या यूं कहिए ग्लास वगैरह फायदेमंद होगा, वो हम यहाँ आयादी से निकाल कर देते हैं। और उसको कहते भी है कि आपको जो भी पानी पीना है वो इसके अंदर डालो और फिर पियो बोलकर, तो ही उसका लाभ होगा। नहीं तो आप बनाकर लोगे, घर में कहीं पड़ा रहेगा वो, उसका जीरो लाभ, कुछ लाभ नहीं होगा। वास्तु की एक स्पेशलिटी है, जब तक उसको उपयोग में नहीं लाते हो उसका कोई लाभ भी नहीं होता, हानि भी नहीं होती। ओके, तो ये एक है, इस तरह के बर्तन हम बनाते हैं। उसके बाद जो मैंने कहा बेड वगैरह, बेड चेयर जिसके ऊपर हमारी बॉडी रहती है, घर भी एक वस्तु ही है जिसका हम उपयोग करते हैं, उसके अंदर हम रहते हैं। तो उसी तरह से ये वस्तुएं भी होती है जिसका उपयोग हम करते हैं। तो जो जो चीजें उस हम जिसका उपयोग करते हैं, हमारी बॉडी उसको स्पर्श करती है उपयोग करते समय, वो सारी चीजें आयादी से बनाई जा सकती है। इवन ऑर्नामेंट्स ऑल्सो। ओके, ये ऐसे धार्मिक चिन्ह भी हम बनाते हैं जो लोग पॉकेट में रखना चाहेंगे, गाड़ी में रखना चाहेंगे, या अपने टेबल पर रख सकते हैं, जिसका स्पर्श आपका होता रहेगा उस धार्मिक चिन्हों को। चाहे धर्म कोई भी हो, हर धर्म का अपना एक धार्मिक चिन्ह, एक मान्यता होती है। हमें उस मान्यता को मेजरमेंट में डालना है, बस इतना ही करना है कि उसको मेजरमेंट में डालना है। ये जो शायद मेरे ख्याल से न्यूटन ने या आइंस्टाइन ने कुछ कहा था कि साइंस इज लेम विदाउट रिलीजन और रिलीजन इज ब्लाइंड विदाउट साइंस, ऐसा ही कहा गया। तो बिल्कुल सही है। उन मान्यताओं को जब अगर आप गणित का सहारा दोगे तो वो मान्यता क्या हो जाती है, फैक्ट में यानी रियलिटी में आ जाती है वो। तो इस तरह से कुछ भी बनाइए, आप जो भी आप बनवाना चाहते हो वो आप सिर्फ मेजरमेंट आयादी से कैलकुलेट करके दीजिए, उसका लाभ लेते रहिए फिर। अब ये 3 किताबें अनुवादित है, मैंने अपने मन से इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये डॉक्टर स्थपति सर के जो अंग्रेजी किताबें हैं उसका यहाँ मैंने अनुवाद करके लिखी है। तो इन किताबों में टेक्निकल जानकारी दी हुई है ज़्यादा। अगर कभी किसी को चाहिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद हमारे जो कोर्सेज चलते हैं मेरे, ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। अभी 30 तारीख से ऑफलाइन कोर्स रहेगा, उसी दिन से रात में भी ऑनलाइन रहता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्स कंडक्ट किए जाते हैं। और मंदिर वास्तु का भी एक कोर्स मेरे तरफ से लिया जाता है। ये मंदिर वास्तु का कोर्स आयादी के हिसाब से ही सिखाया जाता है, जिसमें हम डिटेलिंग बताते हैं कि किस तरह से मेजरमेंट मंदिर निर्माण करते समय देना चाहिए वो। तो यही सारा प्रकार होता है, क्योंकि मंदिर निर्माण करते समय 11 अलग अलग सिस्टम्स होते हैं मेजरमेंट के, और 16 आयादी फॉर्मूले होते हैं। उन सभी सिस्टम को हमें समझकर मंदिर का निर्माण करने का तरीका आना चाहिए। तो ये एक यहाँ इस कोर्स में सिखाया जाता है। और तीसरा जो है वो है एटोकैड का, यानी वास्तु प्रोफेशनल्स के लिए एटोकैड सीखना जरूरी समझता हूँ। हाथ से तो निकालना ही निकालना है, क्योंकि हाथ से निकालने से कई सारे गलतियों को सुधारा जा सकता है। एटोकैड में तो कमांड देकर होता है, बट एटोकैड भी आना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आज जो मार्केट है, जो लोगों की डिमांड है, वो फेयर ड्राइंग की होती है, यानी एटोकैड की ही होती है, क्योंकि उनको एटोकैड या कंप्यूटराइज ड्राइंग चाहिए। और एटोकैड अगर आप सीखते हो, आपको हाथ से भले ही आता हो, फिर भी एटोकैड के ड्राइंग को ज्यादा पसंद किया जाएगा। ओके, इसलिए ये एटोकैड का एक ऑनलाइन क्लास मेरे तरफ से चलता है। मेरी तरफ से मतलब ये सिखाता मेरा बेटा है, वो आर्किटेक्ट है, वो सिखाता है एटोकैड किस तरह से
यूज किया जाए फॉर वास्तु प्रोफेशन, और इंस्टॉल भी करके देता है आपके लैपटॉप में या पीसी में। तो ये 3 कोर्सेस मेरे तरफ से होते हैं। अब मुझे इस मंच पर बोलने की अनुमति देने के लिए सभी वास्तु संसार के एडमिन्स का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि नए-नए स्कॉलर्स को भी, या जो अपने फील्ड में माहिर है, ऐसे लोगों का हर रविवार या शनिवार जो भी उनके टाइम के अनुसार वेबिनार कंडक्ट करते रहिए, और सभी को इस तरह का प्रचार भी हो जाएगा वास्तविकता का, और उन लोगों को भी एक सौभाग्य प्राप्त होगा कि उनके विचार बहुत से लोगों के पास चले गए हैं बोलकर, क्योंकि विचार का प्रसारण होना बहुत जरूरी होता है, विचार रुकना नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ मैं अपने इस वेबिनार को एंड देता हूँ। भारद्वाज सर, रवि सर, इनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो अब आगे का सूत्र संभाले। हाँ, रेज हैंड किया था, मुझे क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो कृपया आप बताइए, आपका माइक ओपन कर दीजिए, और मुझे बताइए गौतम सर, क्या आपका प्रश्न था? यस, किसी का कोई सवाल? अनम्यूट कर लेना। हाँ, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हेलो हाँ हाँ, बोलिए। सर जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर। मैं गौतम करके बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। जी सर, बोलिए सर। सर जी, आपने बताया था कि वो वुडन कोन को पकड़ के हम लोग एग्जैक्ट ईस्ट वेस्ट निकाल देंगे करके। जी ये एक्चुअली मैं विश्वकर्मा प्रकाश में भी पढ़ा था, जी। बट अभी हम लोग उत्तरायण दक्षिणायन में ये चेंज होता है ना? नहीं नहीं, कुछ चेंज नहीं होता है। आप 12 महीने यानी टोटल साल भर भी ये शंकु का प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ईस्ट वेस्ट ही लाइन मिलेगी, चाहे वो उत्तरायण में हो या दक्षिणायन में हो, फर्क कोई नहीं गिरता है। लेंथ जो लाइन मिलती है उसके लेंथ में छोटा बड़ापन होता है, बट ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, हम लोग जो अर्थ का जो टिल्ट है 23.5 डिग्री, हाँ, उसको पकड़ के ही हम लोग को एग्जैक्ट लाइन मिलता है ईस्ट वेस्ट का। देखिए वो टिल्टेशन जो है वो बाकी के लोगों के माइक में म्यूट करता हूँ, एक सेकंड। तो वो जो टिल्टेशन है वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, हर दिन वो टिल्टेशन चेंज होता है। मैक्सिमम टिल्टेशन हमारा 23.5 डिग्री जाता है, मैक्सिमम टिल्टेशन अर्थ का। हर दिन वो टिल्ट बदलता है, और जो इक्विनेक्स डे होता है ना, उस इक्विनेक्स डे पर पूरा दिन वो सीधी नहीं रहती है पृथ्वी, ओनली फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो सीधी रहती है, उसके बाद और टिल्ट होना शुरू हो जाती है। ओके ओके, वो टिल्टेशन, इट इज नॉट ए परमानेंट टिल्टेशन। ओके ओके सर जी, थैंक यू। थैंक यू सर। संगीता मैडम। यस, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। सर, जो अपने घर के मंदिर में जो हम लोग मूर्तियां रखते हैं उसका जी भी आयादी नाप होता है? हाँ, घर के अंदर भी अगर आप रखते हो, 2 हम्म प्रकार होते हैं उसमें। हम्म एक प्रकार ऐसा होता है कि जिसमें आप एक थंब का मेजरमेंट होता है आपके। ओके, ओके। जब हम हमारा वो जो पाम होता है, पंजा होता है, उसको हम मैं बंद करते समझी। हैं। हाँ, हम्म बंद करते हैं और थंब ऊपर निकालते हैं। हम्म तो वो जो जितनी हाइट होती है, आप वो हम्म हाइट की मूर्ति अगर यूज करोगे उतना एग्जैक्ट हाइट लेकर, तो कोई हम्म आयादी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज ए नेचुरल मेजरमेंट। हम्म बट अगर आपको उससे ज्यादा या उससे कम मूर्ति बनवानी है, देन यू हैव टू कम टू आयादी। ओके, यस, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। हाँ, एचपी लिखा है। एचपी, अब किसका हाथ है वो? एचपी ऐसा पूरा नाम तो नहीं आ रहा है वहां पर। यस। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए मैम। जी। सर, हमें ये पता कि जैसे हम पुराने स्क्रिप्ट्स की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं रंगों के बारे में भी कुछ बताया गया है। अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया मैडम कि रंगों का इफेक्ट
वो कलर थेरेपी में होगा, वो सारी जी चीजें जो कलर थेरेपी के अंडर आती है। वास्तु के ग्रंथों में ये बात नहीं आई है, यानी मेरे तो पढ़ने में नहीं आई है। अभी किसी के आई है या नहीं मुझे नहीं पता। जी तो जी आप में से किसी के आई है क्या, जितने मेंबर्स यहाँ पर जुड़े हैं उनमें से किसी को ऐसा कोई ग्रंथ मिला है जिसमें वास्तु से ही रिलेटेड हो और वहां कलर के बात बताई गई है? जी सर, महावास्तु में तो कलर का है बताए हैं। हाँ, लेकिन महावास्तु ये ग्रंथ नहीं है। हाँ, ग्रंथ नहीं है लेकिन वहां पे कॉन्सेप्ट है, मतलब हाँ उत्तर में नीला जी जी रंग, दक्षिण में हाँ लाल हाँ रंग। सर, बस मैं वही समझना चाह रही थी, क्योंकि आजकल हाँ का जो भी मॉडर्न वास्तु है हाँ उसमें कलर्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि हाँ, इधर बराबर है। लाल होना चाहिए, इधर पीला होना चाहिए। तो हाँ कहीं ना कहीं हमारे बुक्स में, हमारी पुरानी बुक्स में कहीं पे कुछ इसका मतलब कहीं पे है कुछ ऐसा कि जहां नहीं से है। हम रेफरेंस ले सके? अब वास्तु के ग्रंथ में मेरे पढ़ने में अभी तक नहीं आया है। जी अगर सर। किसी अन्य स्कॉलर के पढ़ने में आया हो तो उन्होंने उसका नाम डाले। अब मैं एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ। आपको क्या लगता है, अग्नि सबसे ज्यादा हॉट जो अग्नि का कलर है वो जी कौन सा होगा? लाल होगा या पीला होगा? बताइए मुझे, कौन सा कलर होगा? सर, मेरे जो ख्याल से वो ब्लू कलर में चली जाती है, नीले रंग में चली जाती है। यस, नीले रंग में अग्नि सबसे ज्यादा हॉट होती है, बराबर है। जी जी सर जी। आकाश नीला होता है क्या? नहीं सर। नहीं, आकाश को तो कोई रंग ही नहीं है। नहीं है सर। पानी को कोई रंग है क्या? नहीं सर। नहीं है। हवा को कोई रंग है क्या? नहीं है सर। तो फिर हम मन से ही लगा रहे हैं ना ये सब। नहीं सर, आपने कभी नोटिस करा अपने एक्सपीरियंस में कि कलर से किसी को कुछ दिक्कत हो रही हो या कुछ ऐसा? नहीं, मुझे मेरे ही घर में जी सर। ऐसे ही विपरीत कलर है, मेरे ही घर के दीवारों को, लेकिन मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि वो मेरे हम्म। माइंड में नहीं है। शायद साइकोलॉजिकली मैं खुद उसको अपोज करता हूँ कि नहीं ऐसा होता नहीं है बोल के। हाँ, ठीक सर। अगर कोई साइकोलॉजी एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो दिशाओं के रंग असर करते हैं तो हो सकता है ऊपर असर करते होंगे। ओके। हाँ ठीक ठीक सर, थैंक यू। जी, थैंक यू मैडम। मिश्रा सर, संतोष सर, आपका हाथ ऊपर है, बताइए। अनम्यूट कीजिए सर, कुछ बोल रहे होंगे तो अनम्यूट कीजिए पहले। माइक बंद है आपका। सर सिंघवी सर बता रहे कि उन्होंने देखा है क्या देखा है? ग्रंथ का? ग्रंथ में कलर देखे हैं, वही मैं बोल रहा था कि सर से सुन लें कौन सा कलर तो बता रहे हैं। बताइए सर। रवि सर, रवि सर है क्या लेकिन? हाँ है ना, रवि सर ओपन कीजिए माइक। ये यहाँ फैन चला रहा है। रवि सर शायद किसी और काम में है। जी सर, मैंने भी कई ग्रंथ देखे, ऐसा थोड़ा मुश्किल लगा मुझे हाँ कलर के बारे में, कहीं ध्यान नहीं गया हो सकता तो रवि सर का ध्यान गया हो तो बताएं, क्योंकि बेसिकली कलर एक थेरेपी अंडा जो है, हाँ। कलर थेरेपी जो है सर चाइनीज आधा वास्तु का प्रोडक्ट है सर, चाइनीज वास्तु। एक अ, अंडा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं कोई और करना चाहता था और आपका ही म्यूट हो गया। सर आप अनम्यूट कीजिए। सर मुझे हाँ बोल रहे हैं? हाँ हाँ, फैन आपको ही बोल चला रहे हैं। रहा है। हाँ सर फेंगशुई में काफी प्रयोग करते हैं इसका, और हाँ कलर थेरेपी जो अभी चल रही है वो वहीं से ली गई है सर। और जी 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 तो बाकी ग्रंथों में मैंने बहुत सारे ग्रंथ देखे हैं सर, पर बहुत ऐसा स्पेसिफिकली मेरी नजर में नहीं आया सर। जी। सिंघवी सर बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा है, तो हम जान लेते हैं तो हमारा भी ध्यान जाए। हाँ ना, वही अभी सर को इतना बोल रहा हूँ लेकिन सर ध्यान ही नहीं दे रहे। रवि सर माइक बंद करके कहाँ चले गए हैं? नहीं सर, हैं वो, यस नो करते रहते हैं। तो सर वो म्यूट हो गए होंगे, जरा चेक कीजिएगा। लिखा है हाँ, लाल पित्त श्याम सफेद मैंने पीला। अनम्यूट ही कर दिया है सर। आस्क टू अनम्यूट, ये क्या अनम्यूट किया है? यस सर, नमस्ते। हाँ तो नमस्ते सर। मैं बहुत देर से मैसेज डाल रहा था कि मुझे अनम्यूट करिए, लेकिन वो शायद ओहो, ध्यान में नहीं गया था। हाँ हाँ हाँ, बोलिए मैं सर। यहीं पे हूँ। और हाँ सबसे पहले तो मैं करबद्ध हाथ जोड़ के आपको बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद थैंक यू देता सर, हूँ थैंक सभी की तरफ से कि आपने हमेशा की तरह इतना शानदार और बहुत ही बढ़िया, ज्ञानवर्धक, आंखें खोलने वाला और knowledgeable, full of शुक्रिया सर। information, all new information
इसका आपने यहाँ पे सबको नॉलेज और वास्तु का विजडम प्रोवाइड किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन।